हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ल्यूसेंट का जीके पढ़ने वाले हैं और आज हम इसका 31वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके 30 भाग पढ़ चुके थे। बहुत सरल तरीके से पूरी ल्यूसेंट में आपको पढ़ा रही हूँ। प्रारंभ से ल्यूसेंट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। ल्यूसेंट हैंड रिटन आपको मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, पारसियाई लोग जो थे उनका मूल स्थान। इसके पहले के क्वेश्चन पारसियाई कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सब आपको इसके पुराने क्वेश्चन भाग 30 में मिल जाएगा। पारसियाई लोगों का मूल स्थान क्या था? तो पारसियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। यूची व तोखरी कौन कहलाते थे? यहाँ से कुषाण वंश आरंभ हो जाएगा। तो आपसे पूछेंगे कि कौन से वंश या कौन से शासकों को यूची व तोखरी कहते थे? तो यूची व तोखरी कहलाते थे कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक क्या कहलाते थे? यूची व तोखरी कहलाते थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसेस। कौन था कुषाण वंश का शासक? कुषाण वंश का शासक था कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था कनिष्क। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। कनिष्क ने या कुषाणों ने अपनी पहली राजधानी कौन सी बनाई थी? तो पहली राजधानी पुरुषपुर बनाई थी। और आपसे बोले कुषाणों ने दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो दूसरी राजधानी मथुरा बनाई थी। तो कुषाणों ने पहली राजधानी पुरुषपुर को बनाया और दूसरी मथुरा को बनाया। शक संवत किसने चलाया और कब चलाया? तो शक संवत जो है वो कनिष्क ने चलाया। शक संवत किसने चलाया? तो शक संवत जो चलाया था वो कनिष्क ने चलाया था। और कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में चलाया था। शक संवत कनिष्क ने कब चलाया? 78 ईस्वी में चलाया था। और जब ये गद्दी पर बैठा था कनिष्क 78 ईस्वी में, तब इसने शक संवत चलाया था। और इस शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके समय हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई थी वो राजा कनिष्क के समय हुई थी। बौद्धों की कुल 4 संगीति हुई थी और जो पहली हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और इसकी किसकी अध्यक्षता में हुई आपसे पूछें तो बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई थी वो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी पाटलिपुत्र, तीसरी वैशाली और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जो कनिष्क था वो किस धर्म का संप्रदाय था? मतलब किस धर्म को मानता था? तो कनिष्क किस धर्म को मानता था? कनिष्क महायान संप्रदाय को मानता था। कनिष्क किसको मानता था? कनिष्क महायान संप्रदाय को मानता था। और वो बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, एक महायान और एक हीनयान। तो जो महायान का जो संप्रदाय था उसमें को बौद्ध धर्म मानता था। बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था उसको कनिष्क मानता था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य चरक था, जो आयुर्वेद का ज्ञाता होता है। और चरक की एक रचना है प्रसिद्ध चरक संहिता। इसमें आयुर्वेद के प्रमुख सूत्र, पूरी जो आयुर्वेद का जो ग्रंथ है, पूरा जो सूत्र है वो सभी इस चरक संहिता में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाविवाद सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो आपसे पूछें कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविवाद सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविवाद सूत्र को कहा जाता है। और ये महाविवाद सूत्र के रचनाकार कौन थे? ये वसुमित्र थे। और ये जो वसुमित्र था वो कुषाणों का राजदरबारी कवि था। बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ये बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी है। बुद्ध चरित्र किसने लिखी? बुद्ध चित्र जो है वो अश्वघोष ने लिखी है। और बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। अश्वघोष किसके राजकवि थे? तो अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष किसके राजकवि थे? अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? माध्यमिक सूत्र है। और नागार्जुन ने इस माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका प्रतिपादन किया? सापेक्षता का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। किसमें? माध्यमिक सूत्र में। नागार्जुन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? माध्यमिक सूत्र है।
अगला क्वेश्चन है कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन सा था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। याद रखिएगा, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। कुषाण राजा को और क्या कहा जाता था? तो कुषाण राजा को देवपुत्र कहा जाता था। कुषाण राजा को और क्या कहा जाता था? कुषाण राजा को और देवपुत्र कहा जाता था। आपसे पूछें ये कुषाणों ने जो देवपुत्र की उपाधि ली थी वो किससे ली थी? तो कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली। कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि किससे ली थी? कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि जो है वो चीनियों से ली थी। अगला क्वेश्चन है गांधार और मथुरा शैली का विकास किसके समय हुआ था? तो गांधार और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय हुआ था। गांधार और मथुरा शैली का विकास किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था गांधार और मथुरा शैली का विकास। गांधार और मथुरा शैली का विकास किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। रेशम मार्गों पर नियंत्रण करने में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने रेशम मार्गों पर नियंत्रण किया? तो रेशम मार्गों पर नियंत्रण करने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? कुषाण था। कौन सा था रेशम मार्गों पर नियंत्रण करने वाला प्रसिद्ध शासक कौन सा था? कुषाण था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। कहाँ हुआ रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले? चीन में हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में हुआ। कब हुआ गुप्त साम्राज्य का उदय? 3री सदी के अंत में। गुप्त वंश का उदय कहाँ हुआ? प्रयाग के पास कौशाम्बी में। कहाँ हुआ गुप्त साम्राज्य का उदय? प्रयाग के पास कौशाम्बी में हुआ। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त का समय कब से कब तक रहा? तो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। मतलब श्रीगुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच आया था। घटोत्कच का समय कब से कब तक रहा? 280 से 320 ईस्वी तक घटोत्कच का शासन रहा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त वंश का सबसे प्रथम महान सम्राट था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने आरंभ किया था। ये कब? याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय में कंफ्यूज मत होइएगा। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने आरंभ किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त जो संवत है वो कब आरंभ किया था? 319 से 320 में। 320 ईस्वी में और 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त हुआ था। और समुद्रगुप्त कब बना था? शासन पे कब बैठा था? तो 335 ईस्वी में बैठा था। गद्दी पर कब बैठा चंद्रगुप्त प्रथम? जो समुद्रगुप्त कब बैठा था? 335 ईस्वी में हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा? 335 ईस्वी में बैठा था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने 862 क्वेश्चन किए हैं। इसके अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को साइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।